Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to continue with the chapter Democratic Resurgence. This is part 2 for this chapter. I have already uploaded part 1 जिसका link description box में given है. उसके साथ साथ जो मेरे बाकी वीडियोस हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के, उनके लिंक्स भी मैंने शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. If you have a query then do write in the comment section and also press the like button if you like this video. Let's start with today's class, Democratic Resurgence Part 2 for Class 12 Political Science. So children, in Part 1 I discussed about the background in which the emergency was declared. I also discussed about the role of Jayaprakash Narayan, who was a socialist leader, and what kind of role he played during this period. ये जो टाइम था, इस वक्त लोग काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और इकोनॉमिक इश्यूज भी बहुत सारे थे जो सामने आ रहे थे. और इस सिचुएशन में जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने इन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को लीड किया. जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट को लीड किया, जो ये मूवमेंट्स थी, और उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला जो वो चाहते थे, उनकी जो मेन डिमांड थी, दैट वाज दी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधीज रेजिग्नेशन. पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था लोकसभा का, उसको चैलेंज करते हुए एक पिटिशन दायर हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में. तो उसके बाद जब हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो ये रेजिग्नेशन की डिमांड की गई इंदिरा गांधी के. Now, Jayaprakash Narayan organized a massive demonstration in Delhi's Ramlila ground on 25th June 1975. Jayaprakash asked the army, the police, and government employees not to obey illegal and immoral orders. I also discussed in the part 1 about the railway strike कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे या जो वर्कर्स थे, उन्होंने भी उस वक्त रेलवे स्ट्राइक की थी, विच वॉज लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस. यहाँ पे भी जयप्रकाश नारायण ने ये बोला पुलिस को और गवर्नमेंट मशीनरी को या एम्प्लॉयज को कि वो गवर्नमेंट अगर कोई भी इमोरल या इलीगल ऑर्डर देती है तो उसे मानने से मना करे. द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न्ड अगेंस्ट कांग्रेस. ये जो टाइम था कांग्रेस के अगेंस्ट आप कह सकते हो, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल मूड था वो टर्न हो चुका था. The response of the government was to declare a state of emergency on 25th June 1975. Now, what was the response of government towards all these protest movements or all these demonstrations or this call by Jayaprakash Narayan? The government declared a state of emergency on 25th June 1975. Date आपको याद रहनी चाहिए. The government declared that there was a threat of internal disturbances. It invoked Article 352 of the Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 आर्टिकल्स हैं, जो 3 डिफरेंट काइंड की सिचुएशन से डील करते हैं जिनमें इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है. तो जैसे कि नेशनल इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, या स्टेट में अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो अगर वहां पे प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर होता है, तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. क्लास 11th में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. तो आर्टिकल 352 के अंडर गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी डिक्लेयर की, ये कहते हुए कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो थी वो एक थ्रेट पैदा कर रही थी कंट्री के अंदर इंटरनली. सो दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट द हेडिंग क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट हैपेंस व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन अ कंट्री. होता क्या है, जो पावर्स होती है गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड क्या चेंजेस आते हैं जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है. So what happens when emergency is declared? The federal distribution of powers gets suspended and all the powers are concentrated in the hands of the union government. हमारी कंट्री में जिस तरीके से division of power है, so we follow a federal form of government in which the power is divided between various levels of government. So like we have the central level, state level and the local level. तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो ये जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, इट गेट्स सस्पेंडेड. और जो सारी पावर होती हैं, मतलब पूरी जो कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे भी जो पावर्स होती हैं, वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेट कर जाती हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास.
और इस वक्त जो सिचुएशन थी, जो यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट थी, दैट वाज लेड बाय कांग्रेस एंड इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर. सो एक ये चीज होती है. सेकेंड इज द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आप सबको पता है कि ये वो राइट्स हैं जो हम एडल्ट सिटीजन्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, सो दैट वी कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. और these rights provide us conditions and opportunities in which we can live a happy and prosperous life. तो ये जो इमरजेंसी जब डिक्लेयर हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है कि गवर्नमेंट या तो किसी भी फंडामेंटल राइट को या सारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर कर्टेल कर सकती है. Third is an emergency is seen as an extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function. नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जैसे कि जो डेमोक्रेसी के रूल्स हैं फॉलो होते हैं किसी भी कंट्री में, कि डेमोक्रेसी में पावर लाइज विद द पीपल, जो भी इलेक्शंस होते हैं, जिस तरीके से भी फंक्शनिंग होती है, वो सारी चीजें इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो वो सब मतलब आप ये कह सकते हो रुक जाता है. और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, नॉर्मल तरीके से जो फंक्शनिंग होनी चाहिए, वो इमरजेंसी के टाइम पे फंक्शन नहीं होती है. So this you should know what happens when emergency is declared. 2 marks में अगर क्वेश्चन आता है, so you can write these 2 points or any of the 2 points you can mention. Next is now what happened after declaration. तो अब हमारी कंट्री में क्या हुआ जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तो उसके बाद क्या हुआ. After midnight, the electricity to all the major newspaper offices was disconnected. 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट से डिस्कशन के साथ जब ये इमरजेंसी अनाउंस हुई, तो उसी रात न्यूज़पेपर्स की जो मेजर न्यूज़पेपर थे उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी या सप्लाई थी वो बंद कर दी गई. ऐसा इसलिए किया गया ताकि न्यूज़पेपर्स में ऐसी कोई न्यूज ना आए या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसे ना पब्लिश हो जिससे पूरा का पूरा जो कंट्री की जो पीस था वो डिस्टर्ब हो सकता था. क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा न्यूज़पेपर में पब्लिश होता तो लोग और भड़क सकते थे या लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते थे. A large number of leaders and workers of opposition parties were arrested because, as I told you, that the opposition parties were in forefront of this movement, और ये जो entire movement चल रही थी, जो जयप्रकाश नारायण की टोटल रेवोल्यूशन की कॉल थी, बिहार और गुजरात में जो मूवमेंट्स थी, मैंने जो पहले आपको बताया पार्ट 1 में, तो उसमें जो ये सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स थे, वर्कर्स थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, तो काफी सारे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया. The cabinet was informed about it at a special meeting at 6 a.m. on 26 June. रात को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और सुबह 6 बजे कैबिनेट को इस चीज का मतलब मैसेज दिया गया या इन्फॉर्म किया गया. एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई कैबिनेट की 6 बजे सुबह 26 जून को. तो ये सब हुआ इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. नाउ वी वुड डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया कि किन सिचुएशंस में या कंडीशंस में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई. इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद होता क्या है वो हमने देख लिया. इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए वो हमने देख लिया. अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस. स्ट्राइक्स वर बैंड, किसी भी तरीके की स्ट्राइक अलाउड नहीं थी. स्ट्राइक इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे वो मना हो गया, बैन कर दिया गया. सेकेंड वॉज मेनी अपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया. फ्रीडम ऑफ प्रेस सस्पेंडेड. एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेस सेंसरशिप का. प्रेस सेंसरशिप क्या होती है कि जो न्यूज़पेपर्स है दीज आर आस्क्ड टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर ऑल मटेरियल टू बी पब्लिश. मतलब जो भी उनको पब्लिश करना है उसके लिए उन्हें पहले अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से और फिर वो उसको पब्लिश कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रेस सेंसरशिप. तो यहाँ पे प्रेस सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड. द गवर्नमेंट बैंड आरएसएस एंड जमाते इस्लामी अप्रीहेंडिंग सोशल एंड कम्युनल डिसहार्मनी. ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको यहाँ पे बैन किया गया क्योंकि गवर्नमेंट ये अप्रीहेंड कर रही थी या ऐसा मतलब वो उनको एक मतलब डर था कि कहीं कोई कम्युनल डिसहार्मनी ना क्रिएट हो जाए रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में. वेरियस फंडामेंटल राइट्स स्टूड सस्पेंडेड. जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया. वेरियस फंडामेंटल राइट्स स्टूड सस्पेंडेड. The government made extensive use of preventive detention. You must know what is preventive detention.
Preventive detention refers to a policy in which people are arrested not because they have committed any offense but on the apprehension that they might commit an offense. तो लोगों को इसलिए नहीं पकड़ा जाता है या अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो एक क्राइम कर चुके हैं, बल्कि इसलिए पकड़ लिया जाता है पहले ही कि शायद वो कोई क्राइम कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो इसके तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया. Although several high courts gave judgments that even during emergency a writ of habeas corpus could be entertained, but this was overruled by Supreme Court. Habeas corpus आपने पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें जो हमारा 6th फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके अंडर देर आर सर्टेन रिट्स. ठीक है. सो ये एक रिट जो थी हेबीज कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब कि जब भी आप किसी को अरेस्ट किया जाता है तो विद इन 24 आवर्स दैट पर्सन हैज टू बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द जज. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो पावर ही यहाँ पे दिखाई अपनी कि फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. तो कुछ हाई कोर्ट्स ने ये जजमेंट दी कि ये जो रिट है हेबीज कॉर्पस वाली, वो अभी भी लागू होनी चाहिए कि जिसको भी अरेस्ट किया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए. लेकिन इन जजमेंट्स को भी इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बाय पासिंग अ जजमेंट, ओवररूल कर दिया. तो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट क्या है. सुप्रीम कोर्ट इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन. तो जो हाई कोर्ट्स थे, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी पावर को ओवररूल किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने और डिसीजन ने. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन विच आई डिस्कस्ड दीज थिंग्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस आफ्टर इमरजेंसी व्हाट हैपेंड. Let's discuss the acts of dissent and resistance to the emergency. Many political workers who were not arrested in the first wave went underground. कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे अपोजिशन पार्टीज के, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए थे, वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने वहीं से अपनी मूवमेंट्स को कंटिन्यू रखा. Newspapers like the Indian Express and the Statesman protested against censorship by leaving blank spaces where news items had been censored. तो जो प्रेस सेंसरशिप गवर्नमेंट ने लगाई थी उसके अंडर जो कुछ ऐसे न्यूज आइटम्स थे इन न्यूज़पेपर्स ने, उस जगह पे जहां पे वो न्यूज आइटम पब्लिश नहीं हो पाए सेंसरशिप की वजह से, वहां पे उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ के अपने गुस्से को दिखाया या नाराजगी को जाहिर किया. मैगजीन्स लाइक द सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम चोज टू क्लोज डाउन रादर देन सबमिट टू सेंसरशिप. ये जो मैगजीन्स थी इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पब्लिशिंग बंद कर देंगी रादर देन सबमिटिंग टू सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और अपनी मैगजीन्स को बंद करना ज्यादा पसंद करेंगी. मेनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी. कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जो अभी भी इमरजेंसी के खिलाफ जिन्होंने लिखा, उनको भी अरेस्ट किया गया. देन राइटर्स लाइक शिवरामा कारनाड and Phanishwar Nath Renu returned their awards in protest against the suspension of democracy. ये कुछ राइटर्स जो थे जिनको पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ था, इनमें से ये 2 नेम्स आपको याद होने चाहिए जिन्होंने अपने अवार्ड्स को भी रिटर्न कर दिया क्योंकि उनको गवर्नमेंट का ये डिसीजन ठीक नहीं लगा कि गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया था. बट सच एक्ट्स ऑफ डिफाइंस वर रेयर. लेकिन ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज्यादा उसमें नंबर में हो रहा था, काफी कम लोगों ने ही ऐसा किया था. सो एक्ट्स ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस टू द इमरजेंसी में यू शुड नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स विच आर इम्पोर्टेंट. सो नेक्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट चेंजेस ब्रॉट बाय द पार्लियामेंट. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सारी की सारी जो पावर थी वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहाँ पे पूरी तरीके से पावरफुल थी और पार्लियामेंट में काफी चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए इस टाइम पीरियड में. वो चेंजेस क्या थे? फर्स्ट वाज एन अमेंडमेंट वाज मेड डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट. सो वी डिस्कस्ड अबाउट द election of Indira Gandhi to Lok Sabha, that it was challenged by one of the candidate who contested elections against her. Raj Narayan was his name. तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन डाली थी उस वक्त. तो जब अब ये इमरजेंसी का टाइम था तो ये चेंज एक लाया गया कि किसी भी हाल में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं
उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेकेंड वॉज द 42nd अमेंडमेंट वॉज पास्ड। एक अमेंडमेंट पास की गई जो उस वक्त 42nd अमेंडमेंट थी, उसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ये पढ़ा भी है क्लास 11th में, लेकिन जैसे इसमें से एक था दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया वॉज चेंज फ्रॉम अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा जो प्रीएम्बल है, सो प्रीएम्बल की जो बिगिनिंग होती है उसमें जब एक लाइन मेंशन है, तो जो इंडिया की उसमें डिस्क्रिप्शन दी गई थी, इनिशियली इट वाज सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद 2 न्यू वर्ड्स वर इंसर्टेड हियर एंड दीज वर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो अब ये बोला गया इट वाज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज पे इंट्रोड्यूस की गई थी। सो बहुत सारी थी, आपको सारा कुछ पता होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वॉज ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द कंट्री वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 years। दिस यू शुड नो कि लेजिस्लेचर का जो हमारा उस वक्त तक का टर्म था वो 5 years था, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 6 years कर दिया गया, क्योंकि 1971 में इलेक्शंस हुए थे। उसके अकॉर्डिंगली अब 1976 में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। हालांकि बाद में इसको फिर से 5 years कर दिया गया था, एंड प्रेजेंटली वी हैव अ टर्म ऑफ 5 years ओनली। सो these are the changes brought by the parliament during an emergency. नेक्स्ट इज कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इमरजेंसी जरूरी थी। इसके भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स थे वो इस चीज को फेवर करते हैं, और जो क्रिटिक्स थे वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स ओपिनियन ऑन दिस? Was the emergency necessary? Government argued that in a democracy, the opposition parties must allow the elected party to govern according to its policies. गवर्नमेंट का कहना था कि इंटरनली कंट्री में काफी सारी डिस्टर्बेंसेस पैदा हो गई थी, और जो नॉन गवर्नमेंट पार्टीज हैं या जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो जाए कि गवर्नमेंट अपने रूटीन मैटर्स की तरीके से रूल ही ना कर पाए। Next was, it was felt that in a democracy one cannot continuously have extra parliamentary politics targeting government। और यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट की ओपिनियन थी कि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कंट्री के अंदर कि एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की जाए। गवर्नमेंट का मानना था कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सारी जो लॉ मेकिंग है या जो सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस है वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, और पार्लियामेंट के बाहर हमेशा एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ कंट्री में, क्योंकि वो कंट्री के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पैदा करती है जो लेटर ऑन कंट्री की हार्मनी के लिए ठीक नहीं है, सोशल हार्मनी के लिए। तो ये थी गवर्नमेंट की ओपिनियन। कुछ 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सपोर्ट भी किया था, लेकिन इसके खिलाफ जो क्रिटिक्स की ओपिनियन थी वो क्या थी? सो व्हाट डिड द क्रिटिक्स से? इंडिया हैड अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल सिंस द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो यहाँ पे कहना था जयप्रकाश नारायण का कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था इंडिया में। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम से ही पॉपुलर स्ट्रगल्स जो थी वो एक हिस्सा रही हमारी कंट्री में, किसी भी बात को कहने का एक जरिया वो हमेशा रही। पीपल हैड द राइट टू पब्लिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और फिर हमारे जो राइट्स हैं उनके अंडर लोगों को यह अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकें। थर्ड वॉज, बिहार एंड गुजरात मूवमेंट्स वर मोस्टली पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। ये भी एक पॉइंट था कि अगर नॉन वायलेंट तरीके से, मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जयप्रकाश नारायण ने इसी कंडीशन में मूवमेंट्स को लीड करने का डिसीजन दिया था कि वो नॉन वायलेंट रहेंगी। तो उन्होंने कहा ये मूवमेंट्स तो मोस्टली पीसफुल और नॉन वायलेंट थी। दोज हु वर अरेस्टेड वर नेवर ट्राइड फॉर एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने इतनी अरेस्ट की थी, कभी भी उन लोगों को एकदम जब अरेस्ट किया था उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंडर कोई केस नहीं चलाया गया था। तो अगर गवर्नमेंट का कहना था कि वो नेशनल लेवल पे कंट्री के लिए डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे वो लोग, या एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ केस होना चाहिए था। If some activities had overstepped their limits, then government could handle it using routine powers।
और ये भी मानना था उनका कि अगर मान लो कंट्री में इस तरीके से प्रोटेस्ट भी हो रहे थे और इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस भी पैदा हो गई थी, तो गवर्नमेंट अपनी जो रूटीन पावर्स होती हैं, दैट लाइक द वे गवर्नमेंट कैन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और कंट्रोल दी disturbed law and order situation in the country, the government could have done that. और ऐसी कोई जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को यहाँ पे कि गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करती, और there was no need to suspend democratic functioning, या जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग थी गवर्नमेंट की कंट्री की, उसको गवर्नमेंट यहाँ पे सस्पेंड करती. सो दिस वाज द ओपिनियन ऑफ क्रिटिक्स. Acts of dissent and resistance you must know, changes brought by the parliament you must know, and was it necessary or not that you must know. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई थी तो who was the president. So Fakhruddin Ali Ahmed was the president of our country when emergency was declared. Now I will discuss about the lessons learned from democracy, because this is also very important और इससे related एक question भी आपके एग्जाम में आ सकता है. So first thing is the emergency at once brought out both the weaknesses and strengths of India's democracy. इंडियन डेमोक्रेसी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ दोनों को ही सामने लाई इमरजेंसी. वो कैसे? First you can say is that it is noteworthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time. एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर दोबारा हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग थी वो नॉर्मल तरीके से चलने लगी. तो ऐसा नहीं हुआ कि एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर होने का इतना ज्यादा कुछ असर हुआ कंट्री में कि उसके बाद डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ही रुक गई या डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में फेल हुई. So thus one lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India. अगर हम दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल देखें, बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखें, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखें, तो वहां पे जब भी कभी मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद अगर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश भी हुई तो हमेशा वहां पे चेंज होता रहता था. ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूटी में ही फिर डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम वहां फ्लरिश हुआ हो. लेकिन हमारी कंट्री की सिचुएशन वहां से बिल्कुल अलग रही. इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद जब इमरजेंसी का पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद फिर से इलेक्शंस हुए और नॉर्मल फंक्शनिंग जो थी वो रिज्यूम हुई. Secondly, it brought out some ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since. ये भी सामने आया कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हमारी कंट्री में प्रोविजन था, उसमें भी कुछ यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटीज थी और जिनको बाद में दूर किया गया. Now internal emergency can be proclaimed only on the grounds of armed rebellion. जैसे कि उस वक्त इंटरनल इमरजेंसी क्राइटेरिया बना के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, लेकिन अब बाद में रेक्टिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को और एक ये कंडीशन डाल दी गई कि इंटरनल इमरजेंसी अब सिर्फ उसी कंडीशन में डिक्लेयर हो सकती है अगर कंट्री में कोई आर्म्ड रेबिलियन हो. मतलब लोगों ने, अगर कोई वायलेंट गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने हथियार उठा लिए हो, तो उसी कंडीशन में इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है. And it is necessary that the advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by the union cabinet. हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था पहले कि कैबिनेट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे स्पेशल मीटिंग बुला के बताया गया था इमरजेंसी के बारे में. लेकिन अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रेक्टिफाई किया गया कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट की तरफ से राइटिंग में दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाए. Thirdly, the emergency made everyone more aware of the value of civil liberties. क्योंकि इस टाइम पे ये जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए थे, सो अब इमरजेंसी की वजह से लोग और ज्यादा अवेयर हुए अपनी सिविल लिबर्टीज को लेके. सो दीज आर द यू कैन से लेसन्स व्हिच वर लर्न्ड फ्रॉम इमरजेंसी. एंड नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी. की इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए तो क्या कंडीशंस पैदा हुई, और उसके साथ साथ कुछ न्यू टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐड हुए हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया का जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है और कुछ डेमोक्रेटिक अपसर्जेस के बारे में बात की गई है. वो जो ऐड हुए हैं टॉपिक्स, दैट आई विल इंक्लूड इन पार्ट 3. सो स्टे ट्यून्ड फॉर थर्ड पार्ट. थैंक यू सो मच.